वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की और एनिशेंट इंडिया में 16 महाजनपदों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, एनिशेंट इंडिया में जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, जो फॉरेन इन्वेडर आए हैं, उनके बारे में बातचीत होगी। देखिए, विदेशी यात्री या विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन भारत में भी आए हैं, मध्यकाल में भी आए हैं और आधुनिक में भी आए हैं। तो तीनों में ही हैं, लेकिन तीनों का महत्व अलग अलग है, तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो आक्रमणकारी हैं या जो विदेशी लोग भारत में जिन्होंने आक्रमण किया वो है ईरानी। और ईरानियों की बात करें हम तो भारत और ईरान के बहुत प्राचीन संबंध रहे हैं। जैसे आपने एक पुस्तक सुनी होगी जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता में ही भारत को सबसे पहले हिंदू कहकर संबोधित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो जिंद अवेस्ता पुस्तक है ये ऋग्वेद के समकालीन मानी जाती है। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये संबंध बहुत ज़्यादा पुराने हैं और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वालों में ईरानी या फारसी प्रमुख थे। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने भारत पर हमला किया वो था साइरस सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वो पहला व्यक्ति था जिसने हमला किया। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ईरान का राजा कुरुस या साइरस का जो उत्तराधिकारी था ये था डेरियस फर्स्ट। ध्यान रखना, इसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। इसने 516 ईस्वी में कंबोज, पश्चिमी गांधार तथा सिंधु क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया था। ध्यान रखना। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट क्या रहे, तो देखो, पहला इम्पैक्ट ये रहा कि भारत और पश्चिम के बीच व्यापार अच्छा हो गया क्योंकि आक्रमणकारी आए तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए। दूसरा, विदेशी व्यापार अच्छा हुआ हमारा। तीसरा, अगर हम देखें तो खरोष्टी लिपि का विकास हुआ अरामेक लिपि के सहयोग से। ठीक है, एक नई लिपि देखने को मिली, इसका नाम था खरोष्टी। और खरोष्टी का जन्म हुआ है ईरानी अरामेक लिपि से। ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो भारतीय जल तथा स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ, यानी लोग जमीन के माध्यम से और पानी के माध्यम से आपस में जुड़ने लगे। और अगर हम देखें तो खरोष्टी लिपि की अगर बात की जाए तो ये भारतीय पश्चिमोत्तर प्रांतों में प्रचलित थी। और जैसा कि मैंने बताया, इसका उद्भव ईरान की अरेमेक लिपि से हुआ है। और ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता था। चलिए आगे बातचीत करते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यूनानी आक्रमणकारी, जिसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिकंदर की। ठीक है, लिखा हुआ है ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया या मैसेडोनिया का निवासी सिकंदर, इसने भारत पर हमला किया। सिकंदर जो है मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। ध्यान रखना, इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। इसने भारत पर हमला कब किया? इसने भारत पर हमला किया है 326 ईस्वी में। जब इसने भारत पर हमला किया उस समय भारत पर धनानंद का शासन था। ध्यान रखना, नंद वंश के शासक धनानंद का इस समय शासन था। और इसने भारत पर हमला किया। भारत पर हमला करने के लिए इसने खैबर दर्रे का यूज़ किया, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसने भारत पर हमला करने के लिए खैबर दर्रे का इस्तेमाल किया। और भारत में प्रवेश करने के बाद इसने अश्वजीत, निशा तथा अश्वक जनजातियों को हराया। ठीक है, इनको हराने के बाद वह और आगे बढ़ा और फिर वह प्रवेश करता है तक्षशिला में, जहाँ तक्षशिला के शासक अंबी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए और सिकंदर से जाके वह मिल गया। उसने ये कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए, युद्ध में हम आपकी सहायता करेंगे। अंबी के बाद एक शासक और था जिसने आत्मसमर्पण किया, वो था शशिगुप्त। इसने भी हथियार सिकंदर के सामने डाल दिए। लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने हथियार नहीं डाले और उसका नाम था पौरुष या पुरु। ठीक है ना। ये जो है पौरुष का युद्ध या झेलम का युद्ध या कर्री का युद्ध, ये इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआ है पौरुष और पुरु के, मतलब पौरुष या पुरु एक ही बात है, वर्सेस सिकंदर के बीच में। ठीक है, तो एक तरफ है पौरुष या पुरु और एक तरफ है सिकंदर। इनके बीच युद्ध हुआ, कहाँ पर हुआ? चिनाब नदी के किनारे हुआ, झेलम और चिनाब के मध्य में। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में पुरु जो है या
या जो पोरस है ये हार गया, लेकिन हारने के बावजूद भी इसने सिकंदर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया। जब ये हार गया और इसे हारने के बाद सिकंदर के सामने ले जाया गया तो सिकंदर ने इससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पोरस ने बिना डरे सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ सिकंदर और उसने उसके जीते हुए क्षेत्र को वापस करके उसे अपना मित्र बना लिया और उसके क्षेत्र को वापस कर दिया। ठीक है, हाँ जी। पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है और इस नदी के बहाव को देख करके उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यहीं से उसको वापस लौटना पड़ा, ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर हम देखें तो साथियों जो सिकंदर है ये भारत में कुल 19 महीने तक रहा है। ध्यान रखना, कितने महीने रहा है? कुल 19 महीने तक रहा है। जब सेना ने मना कर दिया तो उसने प्रयास किया कि वह इनको थोड़ा मोटिवेट कर सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कारण क्या थे इसके? तो देखिए, कारण थे कि सेना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बीमारी से ग्रस्त थी। दूसरा, उन्हें भारतीय शौर्य की जानकारी मिल गई। उन्हें एहसास हो गया कि भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा वीर हैं, अगर उनसे डायरेक्टली लड़ाई करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तीसरा, नंद वंश के शासक घनानंद की विशाल सेना के बारे में उनको पता चल गया। चौथा, घर से करीब करीब 10 महीने हो चुके थे घर से दूर, तो उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। इस वजह से उन्होंने तय किया कि वो वापस जाएंगे। ठीक है, सेना के इनकार करने के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठावान और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। बेसिकली अपनी सेना के लिए वो कह रहा है। और इस घटना के बाद सिकंदर ने जितने भी भारतीय क्षेत्रों को जीता था उसे अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया और वहां से वापस चला गया। ठीक है ना। और अगर हम देखें सिकंदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं, जैसे सिकंदर मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए। देखो ध्यान रखना, 2 शहर बसाए उसने। बुकेफाला अपने घोड़े के नाम पर तथा निकैया अपनी विजय स्मृति के उपलक्ष्य में। ये उसने नए शहर यहाँ पर बसाए हैं, इनके नाम याद रखना, बुकेफाला और निकैया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेना। ठीक है। अच्छा, सिकंदर पैदा हुआ है मकदूनिया में, यूरोप में, और मरा है कहाँ पे? बेबीलोन में। अंतिम संस्कार इसका कहाँ हुआ है? अलेक्जेंड्रिया, अफ्रीका में। ठीक है। सिकंदर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म, मृत्यु तथा अंतिम संस्कार तीनों अलग महादेशों में या महाद्वीपों में हुआ है या अलग देशों में हुआ है। कुछ लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं सिकंदर के बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो उससे जुड़े हुए थे, जैसे नियारकस उसका जल सेना अध्यक्ष था, टालमी जो उसका मित्र था, बाद में जो है मिस्र का शासक बना, लियानेंट्रस यह सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक था, एब्रियस इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण काफ़ी अच्छा वेतन मिलता था, प्यूकेस्टास मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही उस पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखा था जिसे सिकंदर ने ट्रॉय के एथना मंदिर से प्राप्त किया था। इस ढाल को सिकंदर सदैव अपने पास रखता था। ठीक है। हेफेस्तियान और पोडिया सिकंदर के सेनापति थे। इसी के साथ सिकंदर हुआ हमारा समाप्त। ठीक है। अगले वीडियो में जो अन्य आक्रमणकारी हैं उनके बारे में चर्चा होगी। उम्मीद करता हूँ सिकंदर के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।